नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अजंता नामक पाठ के गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 4 करके एक गद्यांश दिया गया है। इसके ठीक नीचे आ वा सा करके इसी गद्यांश से आ वा सा के माध्यम से 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको पहले आ में प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम लिखना है। जो संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम लिखा अलग तरीके से जाता है, लेकिन होता एक ही है। इसके साथ बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर लिखने होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक गद्यांश दिया रहेगा और इसके ठीक नीचे आ बा सा करके 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा तो पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से वहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएंगे। जिन गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सहित करनी होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो गद्यांश दिए जाएंगे उनमें के जो आ और बा पॉइंट होंगे उनके प्रश्न सेम ही होंगे। इसी तरह से पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो पॉइंट सा का प्रश्न होगा वो वहाँ पर बदल जाएगा। वो जैसा गद्यांश होगा उस माध्यम से वहाँ पर तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर इसके बाद इसके पॉइंट के प्रश्न पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये इसके साथ साथ अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, जिसके कारण आपका जो पहले हेडिंग होगा संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम, यही गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे ये हो या कोई और प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हों, वहाँ पर आपको जो पहली हेडिंग डालना है वो बहुत साफ साफ लिखना है, राइटिंग में लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है। उसमें कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे प्रश्नों की जो हेडिंग है, उत्तर की जो हेडिंग है, वो हर एक को आसानी से पढ़ेंगे। वहाँ पर इतना टाइम होता है कि शुरुआती की ही 1-2 हेडिंग्स पढ़ते हैं और उसी हिसाब से आपको पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, ताकि आपका जो पहली हेडिंग संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम है वो गलत ना हो। व्याख्या करते समय जो संदर्भ हेडिंग होती है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपके उत्तर की शुरुआत की पहली हेडिंग होती है। अगर आप इसी को गलत कर देंगे तो कॉपी चेक करने वाला आपके आधे नंबर माइनस कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपने अगर संदर्भ ही गलत कर दिया है तो आगे आपने कैसे व्याख्या की होगी। इसलिए आपको इसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब इसको हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न 4 करके दिया है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कुछ इस तरह का एक गद्यांश है, जिसकी हमें संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार हम बताते चलें कि वहाँ पर पूरे गद्यखंड से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको ये कन्फर्म करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या शुरुआत करनी है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उत्तर, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सिर्फ उत्तर डालने के बाद आपको संदर्भ लिखना स्टार्ट नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर पूरे गद्य खंड में से 2 गद्यांश दिए जाएंगे,
जिसमें से किसी एक ही गद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। वहाँ पर पॉइंट 1 करके पहला गद्यांश रहेगा, इसके बाद पॉइंट 2 करके दूसरा गद्यांश रहेगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन से गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। वहाँ पर आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया, तो इसके बाद आपको डालना है उत्तर हेडिंग। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है। इसके बाद अगर आप पहले की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। ये लाइन आपको काले पेन से लिखनी है। इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट की कर रहे हैं तो पॉइंट 2 डाल के वहाँ पर इसी तरह से लिख देना है। जैसा कि हमने यहाँ पर चौथे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट 4 डाला। इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, पहले पहाड़, फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर, हो उठे। ये हो जाता है शुरुआती करने का सही तरीका। इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पहले गद्यांश की व्याख्या की है या आपने दूसरे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी चेक करते समय जितनी आसानी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है पॉइंट आ, और इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग भी डाल सकते हैं या ना डालें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा था, संदर्भ दोनों पूछ रहा था, इसलिए आप डालें तो भी ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट आ डाला, इसके बाद लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भागवत शरण उपाध्याय। देखिए जो हमने अथवा लगा के नीचे लिखा है, ये वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम अलग से पूछा जाता है। अन्यथा आप ऊपर का ही संदर्भ लिख सकते हैं, कोई इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा संदर्भ लिखने का एक और आसान सा तरीका होता है, आपको बता देते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से। इसमें से दोनों आपको जो याद हो जाए अच्छे से वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए बताया कि अगर आपको ये कॉपी नहीं याद हो रहा है तो आपको जो मैंने सरल बताया है ये याद हो जाए शॉर्टकट, तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर बा पॉइंट डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ रगड़ कर अत्यधिक चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उसे चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई है या निर्मित कर दी गई है। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्रकारों के द्वारा विभिन्न चित्रों को बाहरी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और उसके बाद उनके शिष्यों ने उन पर चित्रों को रंग कर ऐसा बना दिया कि वे सजीव लगने लगे। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर 7, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम पॉइंट सा डालेंगे। इसके बाद सा के उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ों को काट कर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भी भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सा के
एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या या संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। पॉइंट 1 में हमने संदर्भ लिखा, पॉइंट 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। याद रहे, यहाँ पर आपकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ पर अगर कोई भूल करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन आपको संदर्भ में और लास्ट के पॉइंट सा में यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट का सा का जो उत्तर होता है ये आपको वहाँ पर जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें बहुत ही आसानी से लिखा रहता है, वो आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको भी नहीं गलत करना है, शुरुआत का संदर्भ भी नहीं गलत करना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक आने का मतलब है कि व्याख्या आपको समझ में आई है, इसलिए हमारा हक बनता है। यहाँ तक इस गद्यांश को पूरा करने के बाद हमारा अगला आएगा प्रश्न नंबर 7, जिसकी हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ये भी पानी में चंदा और चांद पर आदमी के प्रश्न 7 या 7वां गद्यांश है। इसकी भी हम पहले की तरह अच्छी तरह से पढ़ के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। आपको पहले की तरह फिर से बताते चलें कि इसको लाइन टू लाइन अच्छी से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर पूरे गद्य खंड से 2 ही गद्यांश आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जाएं उसी पार्ट से आ जाएं। इसलिए आपको वहाँ पर जो भी रहेगा उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद कंफर्म करना है कि ये कौन से पार्ट से आया है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि ये कौन से पार्ट से आया है, इसके लेखक कौन है, तभी जाके आपका जो पॉइंट शुरुआती की पॉइंट आ का जो संदर्भ होता है तभी वो सही होगा। क्योंकि संदर्भ हो या पाठ और लेखक का नाम हो, दोनों में लिखा पाठ और लेखक का नाम ही जाता है और मेन चीज़ वही है, कॉपी चेक करने वाला उसे ही देखता है। इसलिए आपको सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके आवासा के जो 3 पॉइंट के 3 प्रश्न हैं इनको भी पढ़ना है, और फिर इसके बाद इसके संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करना स्टार्ट करना है। इसकी संदर्भ व्याख्या करने के लिए यहाँ पर भी हम पहले की तरह गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी हम संदर्भ व्याख्या स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 7 करके एक गद्यांश है। यहाँ पर गद्यांश में दिया है, और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज, कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है, वहाँ महलों में प्याले के दौर चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम घुटा जा रहा है, खाने खिलौने बसने बसाने नाचने गाने, कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। कुछ इस तरह का ये गद्यांश है, जिसके ठीक नीचे पॉइंट आ में पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, पाठ और लेखक का नाम कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, हम आपको भी वहाँ पर लिखते समय बताएंगे। इसके अलावा बा में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर में पूछ रहा है आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। इन तीनों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर एक बात आपको फिर से बताता चलूँ कि सबसे पहले जो वहाँ पर 1 और 2 पॉइंट करके 2 गद्यांश दिए रहेंगे उनको आपको दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसमें से डिसाइड करना है कि आपको किस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अच्छी तरीके से पता है, और फिर उसको आपको संदर्भ व्याख्या करना है, ताकि आपकी जो पहली हेडिंग है वो गलत ना हो। यहाँ पर हमने आपको फिर से याद दिला दिया कि सबसे पहले वहाँ पर आपको दोनों को पढ़ना है, फिर आपको डिसाइड करना है कौन आपको अच्छी तरह से आता है, तब जाके आप वहाँ पर उत्तर हेडिंग डाल के उसका उत्तर लिखना शुरू करना है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, और फिर इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि आपको नीले पेन से उत्तर डालना है और इसके बाद डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक ही गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो जब वहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको डिसाइड करना है एक की करना है या 2 की। अगर आप वहाँ पर
1 की कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डालिए। उत्तर लिखने के बाद नीचे पॉइंट 1 डालिए। इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर और बीच में डॉट डॉट डॉट। और अगर आप वहाँ पर दूसरे के गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो शुरुआती के 2 अक्षर, बीच में डॉट 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 और लास्ट में लास्ट के 2 अक्षर। जैसे हमने यहाँ पर 7वें की है तो हमने यहाँ पर पॉइंट 7 डाला और इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर और उधर डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर सकता है। ये होता है उत्तर डालने के बाद शुरुआती करने का सही तरीका। याद रहे इस लाइन को आपको काले पेन से लिखना है। इस तरीके से लिखने से होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को ये बात अच्छी तरीके से समझने में आसानी होती है कि आपने पॉइंट 1 की व्याख्या की है या पॉइंट दूसरे की व्याख्या की है। इसके साथ साथ ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी हर एक हेडिंग को वो अच्छे से पढ़ें, और जब उनको कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो वो आपको आसानी से सही नंबर और कोई भी नंबर ना काटते हुए आपको नंबर देते चले जाएंगे। इसलिए आपको शुरुआत बहुत भौकाल तरीके से करनी है, अच्छे से करनी है। जो ये तरीका सबसे आसान और सबसे सही तरीका माना जाता है। सबसे पहले आप उत्तर हेडिंग डालिए, इसके बाद काले पेन से आप जिसकी कर रहे हैं वो लिखिए और फिर इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है पॉइंट आ। पॉइंट आ के बाद आप संदर्भ हेडिंग भी डाल सकते हैं, अन्यथा जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछता है वहाँ पर ना डालें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जितना पूछा जाए उतना ही लिखना सही माना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर आप संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट आ डाला, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, जहाँ पर पूछ रहा है संदर्भ लिखिए। इसके अलावा जहाँ पर पूछता है पाठ और लेखक का नाम, तो इसके लिए आपको नीचे अथवा लगाना है। अथवा लगा के आपको लिखना है अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी है। ये होता है संदर्भ लिखने का सही तरीका। याद रहे यहाँ पर जब आप संदर्भ लिखेंगे तो जो पाठ और लेखक के नाम के जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको काले पेन से लिख देना है, ताकि कॉपी चेक करने वाली की नज़र सबसे पहले इन्हीं पे पड़ जाए और वो आपका पूरा संदर्भ भी अच्छे से ना पढ़े। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा संदर्भ लिखने का तरीका। इसके अलावा हम संदर्भ लिखने का और एक तरीका आपको आसान भाषा में बताते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाता है हमारा सबसे सरल और सबसे छोटा संदर्भ। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप अथवा लगा के पाठ और लेखक का नाम अलग से भी लिख सकते हैं। याद रहे ये हो जाएगा आपका शुरुआत करने का सबसे सही और सबसे सरल तरीका। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करना है। ये आपके उत्तर की पहली हेडिंग है और किसी भी प्रश्न के उत्तर की कॉपी चेक करने वाला पहली हेडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ता है और उसी के हिसाब से आपको पूरे उत्तर का नंबर दे देता है। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर पॉइंट बा डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि गुफा में एक और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए गजराज और हथिनियों को चित्रित किया है, जिसमें वह सरोवर में उगे हुए कमल नाल को तोड़कर साथ में क्रीड़ा करने वाली हथनियों को दे रहा है। तो दूसरी चित्र में महलों में मनाए जाने वाले किसी उत्सव का चित्रण है। इस चित्र में लोगों को मद्यपान करते हुए दिखाया गया है। जहां एक और महल में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर एक रानी को प्राण त्याग करते हुए दर्शाया गया है। यह चित्र इतना सजीव है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जीवन लीला अब समाप्त होने ही वाली है। ऐसे सजीव दृश्य अजंता की गुफा की
दीवारों पर ही देखे जा सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट सा, एक तथ्यप्रयुक्त प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट सा डालेंगे और इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति अजंता की गुफा की दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर ऊंच नीच, अमीर गरीब से संबंधित जितने भी संभव दृश्य हो सकते हैं उन सभी को देखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के भी संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। अतः इस गद्यांश में भी हमने आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और वो एक पॉइंट सा का तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अतः आज के इस वीडियो में हमने अजंता नामक पाठ के चौथे और सातवें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन समझाते हुए करवा दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।